हेलो एवरीवन। सो अब हमारे पास है सॉल्यूशन का पार्ट 2। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन किस तरह किससे बनते हैं, सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए शेयर किए थे। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द सॉल्युबिलिटी एंड द हेनरीज कांस्टेंट, राइट? So let's get started फटाफट. Okay, so what is the definition of solubility? Solubility is the amount of substance. Solubility of a substance is its maximum amount dissolved in a specific amount of solvent. इसका क्या मतलब हुआ? Maximum amount dissolve in specific amount of solvent. तो ये चीज़ें जो हैं दो, इनको हमको करना है अंडरलाइन। तो इनका क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्लास और ग्लास में मैं फिल कर दूँगी वाटर, राइट? अब इस ग्लास में फिल वाटर करने के बाद मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ? आई एम एडिंग सॉल्ट टू इट। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल किसका है? दिस इज सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम तक सॉल्ट जो है वो इसमें डिज़ोल्व होता रहता है और कुछ टाइम के बाद आपको सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ ग्लास के नीचे दिखाई देने लगते हैं, राइट? तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रैक्टिकल। तो फिर मैं ले आई हूँ आपके पास मेरा एक ग्लास वाटर। अब इसमें मुझे क्या करना है? आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट टू इट। ठीक है, तो मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। अभी मैं इसको डिज़ोल्व कर रही हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस जिसको मैं बोल रही हूँ कि मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम? डिसोल्यूशन। अगर मैं किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर रही हूँ और वो यहाँ डिज़ोल्व हो रहा है, सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिसोल्यूशन। सो ये क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अब आप देख रहे हो कि सॉल्ट जो है वो पूरी तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो गया, लेकिन मैंने क्या किया? और सॉल्ट ले लिया और सॉल्ट लेकर इसमें और इसको डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना? तो जब तक ये डिज़ोल्व होता रहेगा तो मेरा ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन इज़ नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आया कि जब तक डिसोल्यूशन चलता रहेगा, मतलब वो मुझे क्या याद आ गया? मुझे बसंती याद आ गई कि जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि जब तक यहाँ पर सॉल्युबिलिटी होती रहेगी सॉल्ट की, तब तक ये डिसोल्यूशन होता रहेगा और डिसोल्यूशन जब होता रहेगा तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका एक सैचुरेटेड पॉइंट नहीं आया, इसका एक फ्रस्ट्रेटेड पॉइंट नहीं आया कि भाई अब मुझे और सॉल्ट नहीं चाहिए, मैं और कुछ डिज़ोल्व नहीं कर सकता। ये पॉइंट इसका अभी नहीं आया है। तो कंटिन्यूसली ये क्या कर रहा है? होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहा है और हमें क्या पता चल रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंटिन्यूसली हो रहा है। अब मैं और क्या कर रही हूँ? मैं इसमें और सॉल्ट ऐड करूँगी और सॉल्ट ऐड करने के बाद मुझे यहाँ क्या मिलेगा? इसको मैंने डिज़ोल्व कर दिया और डिज़ोल्व करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको शायद दूर से ना दिखाई दे, लेकिन मैं पास से आपको दिखाती हूँ कि इसके नीचे मुझे अब क्रिस्टल दिखाई देने लगे हैं, राइट? इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने जो सॉल्ट डाला था क्या वो घुला नहीं? अभी फ़िलहाल यही समझ लो कि वो घुला नहीं और उसके क्रिस्टल जब मुझे नीचे दिखाई देने लगते हैं, तो अब जब ये क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सो हमारा जो सॉल्यूशन था उसने एक जर्नी जो है वो तय की है। कहाँ से? डिसोल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन तक। अभी तक डिसोल्यूशन हो रहा था, यानी सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व हो रहा था, लेकिन अब इसमें सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। ये देखो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसके क्रिस्टल्स। सो यहाँ मुझे क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहे हैं,
ठीक है। तो अब क्या हो गया, सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्ट है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो अब हो गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, मतलब अब हमारे सॉल्यूशन ने मना कर दिया है, अब मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, मैं सैचुरेटेड हो चुका हूँ, अब मैं किसी भी और चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता, राइट। तो ये सॉल्यूशन हमारा कहलाने लगेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आया कि सॉल्युबिलिटी क्या थी, कि एक मैक्सिमम अमाउंट तक में सेम सॉल्वेंट में, आप ये ध्यान रखना कि मैंने ग्लास चेंज नहीं किया, मैंने पानी का लेवल चेंज नहीं किया, मैंने पानी पर हो रहे प्रेशर को चेंज नहीं किया, मैंने पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सॉल्युबिलिटी होगी तो वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले तो वो स्पेसिफिक अमाउंट, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट, यानी जो रूम टेम्परेचर था इसी पर हमने वर्क किया है अभी, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और जो प्रेशर है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने कंडीशन इस तरह की रख ली कि सॉल्वेंट के स्पेसिफिक अमाउंट पर एट सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर आप किसी सॉल्ट को या किसी भी सॉल्वेंट को उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट को लेकर उसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट मिला रहे हो, तो सॉल्यूट जब तक मिलता रहेगा तब तक वो डिससॉल्यूशन प्रोसेस में रहेगा, और डिससॉल्यूशन प्रोसेस जब होगा तो हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब डिससॉल्यूशन के बाद इसके क्रिस्टल्स हमें दिखाई देने लगेंगे किसी भी सॉल्यूट के, ज़्यादातर हम एग्जांपल सॉल्ट और शुगर के ही लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, तब हमारा जो सॉल्यूशन है दैट इज़ कंसीडर्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं इस सॉल्युबिलिटी को चेंज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सॉल्वेंट है पर्टिकुलर सॉल्वेंट, उसमें मैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दूँ तो मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो उससे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटी सी चीज़ जिसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। मेरा डस्टर कहाँ गया, मैं उठा के लेकर आती हूँ, जस्ट मिनट। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी कैसे हो रही है, सॉल्युबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए। आपने ये सुना होगा कि कोई भी चीज़ किसी में मिक्सअप होती है तो अगर वो चीज़ें सेम नेचर की हैं, सेम नेचर के पर्सन हैं, सेम नेचर की चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस सेम नेचर के हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है। तो सेम फंडा हमारा सॉल्युबिलिटी के साथ भी है। तो सॉल्युबिलिटी में तुमने देखा कि मैंने लिया वाटर। सो वाटर कैसा होता है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। ये क्या था हमारा सॉल्वेंट। ठीक है। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो दिस इज़ HO एंड H। अब इसमें आप समझो कि ऑक्सीजन जो होता है दिस इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा मेरे पास है यहाँ पर हाइड्रोजन जो कि है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब कभी भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आता है जहाँ पर जो कंपाउंड बने हैं वो इस तरह से बने हैं कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव दोनों तरीके के एलिमेंट हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इस बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन और हाइड्रोजन पर आ जाएंगे पॉजिटिव साइन। तो ये टोटल नेगेटिव नहीं होते, उनको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव साइन। तो जिस भी कंपाउंड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन डेवलप हो रहे हैं, सच कंपाउंड्स आर नोन एज पोलर कंपाउंड्स। ठीक है। तो हमारा वाटर कैसे है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है। ठीक है ना। इसमें क्या है, पोलैरिटी है। पोलैरिटी में पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल हो गया और दूसरा हो गया नेगेटिव पोल।
तो जब मैं कोई सॉल्वेंट ले लूँगी और उस सॉल्वेंट में भी अगर पोल्स प्रेजेंट होंगे तो सॉल्युबिलिटी बहुत ही बढ़िया होगी। मतलब क्या होगा, लाइक नेचर जो होंगे इनके, वो एक दूसरे को लाइक करने लगेंगे, सिमिलर नेचर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैंने लिया था सॉल्ट जो है NaCl। अब आप देखो क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है और सोडियम जो होता है दिस इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सो क्या हो जाएगा, सोडियम के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव साइन और क्लोरीन के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर भी पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो सॉल्ट जो है वो बहुत ही आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि ये एक जादू सा लगता है ना कि हमने सॉल्ट डाला पानी में तो वो गायब कहाँ हो गया, वो गायब कहीं नहीं हो जाता। अगर मैं एक नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह तो मैं समझाऊँ कि वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से हैं और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। जब तुम इसमें सॉल्ट को ऐड करते हो तो सॉल्ट क्या होता है, NaCl, पानी में आते ही इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या करता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है। अब मैं इसको क्या बताऊँ कि सॉल्ट को मैं पिंक कलर का बता देती हूँ कि ये पिंक कलर का जो सॉल्ट है ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर बैठ जाता है। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस इतनी ज़्यादा छोटी स्पेस होती है कि ये हमें अपने नेकेड आइज से दिखाई नहीं देती। अब सोचो कि वो स्पेस इतनी छोटी है जो नेकेड आइज से नहीं दिखाई दे रही, तो उसमें बैठने वाला कितना छोटा होगा, तो वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। समझ गए ना। तो जैसे ही NaCl यहाँ पर ऐड हुआ इट विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव और वो इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर बैठ गया। यहाँ से तुम्हारा कौन सी चीज़ समझ में आ रही होगी तुम्हें कि सॉल्यूशन पहले जब डिसोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पर वो अनसैचुरेटेड था और आगे जाके वो कैसा हो जाता है, इट बिकम्स सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्पेस थी वो सारी ऑक्यूपाइड हो गई है, अब उसके पास और जगह नहीं है। तो वो क्या करेगा कि और सॉल्ट जो आएगा वो उसको अपनी स्पेस में ले लेगा, लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट सॉल्ट्स के आयंस हैं ये कोलाइड कर जाएंगे या आपस में रिएक्शन करके और बाहर निकल जाएंगे। तो जो हमारा ग्लास में नीचे जो आपको सॉल्ट दिखाई दे रहा था वो सॉल्ट नहीं था जो उसी टाइम ऐड किया था, वो ऑलरेडी एडेड सॉल्ट था जो पहले से ही इंटरस्टिशियल स्पेस में छुपा बैठा था। लेकिन जब मैंने उसमें और सॉल्ट ऐड किया तो क्या हुआ, वो सारे जो पहले से ऑलरेडी वहाँ पर हैं वो उनका क्या हुआ, भीड़ ज़्यादा हो गई। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने आपस में ही कोलाइजन कर लिया, आपस में ही कोलाइड्स हो गए। मतलब क्या हुआ, आपस में रिएक्शन कर लिया, क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो रिएक्शन करेंगे ही। अब वो ज़्यादा दूर नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, वापस से सॉल्ट के फॉर्म में आकर नीचे निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि जितना सॉल्ट ऐड हो रहा है उतना ही सॉल्ट बाहर निकलता जाएगा। सो ये कंडीशन जो है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आपने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। सब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो क्या हो जाएगा कि जितना सॉल्ट यहाँ ऐड होगा उतना ही सॉल्ट वापस से कोलाइड होकर क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए उस प्रोसेस को जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्लियर हुआ। और ये इक्विलिब्रियम जो हो रहा है इसको हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में मिलने के बाद फिर से क्रिस्टलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। यानी यहाँ क्या हुआ, डिसोल्यूशन जो हुआ था उसने एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया और यहाँ से डिसोल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन की तरफ ये चला गया। ठीक है, डिसोल्यूशन से इट मूव्स टुवर्ड्स क्रिस्टलाइजेशन।
अब यहाँ कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि यहाँ ना तो आपने टेम्परेचर चेंज किया है और ना ही प्रेशर चेंज किया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का जो आगे वाला जो पोर्शन है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर और इफ़ेक्ट ऑफ जब हम सॉल्ट्स जो अलग अलग ले रहे हैं या हम मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें, कि लिक्विड सॉल्यूशन कब होता है कि जब उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस अलग अलग तरीके के सॉल्वेंट उसमें ऐड होते हैं और उनके हिसाब से हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो जनरल एग्जांपल आपके पूरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ये आगे, वो सारे के सारा सॉलिड एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड के बीच में ही चल रहा है। ठीक है, लिक्विड तो बहुत ही कम एग्जांपल्स और बहुत ही कम उसके बारे में डिस्कस हुआ है। सो ज़्यादा डिस्कस किसके बारे में हुआ है, सॉलिड एंड लिक्विड, और दूसरा किसके बारे में डिस्कस हुआ है, इट इज़ अबाउट गैस एंड लिक्विड। ठीक, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई है कि जो भी सॉल्युबिलिटी होती है इट डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी, तो आगे ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप बता सकते हो कि किस चीज़ में सॉल्युबिलिटी हो सकती है और किसके बीच में सॉल्युबिलिटी नहीं हो सकती। अब देखो, मैंने यहाँ सॉल्वेंट NaCl लिया था, तो आपने बोला क्या हुआ, यहाँ पर पोलैरिटी थी दोनों में और दोनों में सॉल्युबिलिटी भी इसके अंदर बहुत अच्छी हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑयल ले लूँ, राइट, ऑयल का अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर लिखती हूँ तो RC डबल बॉन्ड CR जनरल। ठीक है, यहाँ पे R क्या हो जाएगा, दिस इज़ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यानी चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप, कार्बन की ही चेन रहेगी। तो ऑयल में क्या होता है, ऑयल में पोलैरिटी नहीं होती। तो ये चीज़ आपको मालूम है कि जब भी हम ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं तो वो उसको आप कितना भी मिक्सअप कर लो, एक इमल्शन तैयार हो जाता है लेकिन सॉल्युबल नहीं होता है। बहुत देर तक मिक्सअप करने के बाद भी अगर आप छोड़ दोगे उसको, जो आपने ट्राई किया है सॉल्यूशन बनाने का, तो कुछ देर के बाद क्या होता है, ऑयल जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है पानी से और पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो रीज़न यही है क्योंकि ऑयल में पोलैरिटी नहीं है, तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो क्या ऐसा है कि जिसमें पोलैरिटी नहीं है वो किसी में भी डिज़ोल्व नहीं हो सकते? बिल्कुल गलत, हो सकते हैं, क्योंकि वो उनमें डिज़ोल्व होंगे जिनमें पोलैरिटी नहीं है। मैंने आपको बताया कि सेम जो होंगे पोलर वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, जो नॉन पोलर है वो आपस में डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आप अल्कोहल का एग्जांपल ले लो। तो अल्कोहल जो है वो नॉन पोलर होता है, तो उसमें अगर आप ऑयल को मिक्सअप करोगे तो ये बहुत आसानी से उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर मैं आपको क्या बताऊँगी, मैं आपको बता रही हूँ सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल। सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड सॉलिबिलिटी हम देखेंगे जब कोई सॉलिड सॉल्वेंट, जहाँ पर आपने लिक्विड लिया हुआ है और उसमें सॉल्यूट आपने क्या लिया है, सॉलिड। ठीक है, जब ये हम मिक्सअप करते हैं तो इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ टेम्परेचर स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास का ले चैटलियर प्रिंसिपल हम देखते हैं। ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक। ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है किसके बीच में, अब ये आपको पता चल गया था कि डिसोल्यूशन होता है और उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है पूरा, कौन सा, ये है ना सिस्टम, इसको मैं बोलूँगी सिस्टम।
जिसके बारे में हम वर्क कर रहे हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। अब इसमें क्या होगा कि मैं इसमें और सॉल्ट ऐड करती जाऊंगी और नीचे मुझे क्रिस्टल मिलते चले जाएंगे। इसका क्या मतलब हो रहा है, डिसोल्यूशन भी हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। जितने अमाउंट ऑफ सॉल्ट में ऐड करूंगी उतना ही अमाउंट क्रिस्टलाइजेशन में चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर से चल रहे हैं। ठीक है, तो जब वो बराबर से चलते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो ले चैटलियर क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम सिस्टम पर जब भी किसी चीज़ के चेंजेस किए जाते हैं, चेंजेस किसके, टेम्परेचर के, प्रेशर के या फिर कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है, इनमें से किसी के ऊपर भी अगर आप चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरह से मेंटेन करता है कि वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहता है, वो अपना सिस्टम जो है वो गड़बड़ करना नहीं चाहता। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट था। लेकिन ले चैटलियर प्रिंसिपल को आप किस तरह समझोगे कि जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, व्हेन एवर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और द कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बी टेकन एज in a positive way where the system will maintain its equilibrium, है ना। सिस्टम अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर देगा। अब इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर मेंटेन कर लेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर मेंटेन कर लेगा। ठीक है ना। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो रहा है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे देखिए, ये मैं दोबारा से लिख दूँगी। कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम मतलब वो जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे ग्लास में मैंने पानी डाला और उसमें मैंने सॉल्ट डाला, दैट इज़ नोन एज सिस्टम। अब सिस्टम में जब प्रोसीजर चल रहा होता है, जब आप डिसोल्यूशन स्टार्ट करते हो, अगर वो सिस्टम कैसा है, जब सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं और वो सिस्टम हमें एंडोथर्मिक सिस्टम दिखता है, एंडोथर्मिक सिस्टम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने ग्लास में कोई भी चीज़ ऐड करके इसको मिक्सअप करके सॉल्यूशन बना रहे हो तो क्या हो रहा है, वो जो ग्लास है या बीकर है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक सिस्टम। और ऐसा ही एक दूसरा बीकर या कंटेनर ग्लास मैंने ले लिया और उसमें भी मैं क्या ऐड कर रही हूँ, सॉल्यूट ऐड कर एक सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो सिस्टम है दैट इज़ एक्सोथर्मिक। कैसा है, एक्सोथर्मिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक? सो देख के समझ में आ रहा होगा, जिसमें से हीट रिलीज होती है दैट सिस्टम इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक सिस्टम, और जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है दैट सिस्टम इज़ नोन एज एंडोथर्मिक सिस्टम। अब समझना क्या है, हमें दो चीज़ें समझनी है कि जब एंडोथर्मिक सिस्टम है तब क्या हो रहा है और एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है। सो बेटर होगा कि मैं आपको इस तरह से बता दूँ। एंडोथर्मिक, देखो डिसोल्यूशन जब हो रहा है तो बॉन्ड्स यहाँ पर ब्रेक हो रही है। ठीक है, डिसोल्यूशन में क्या होता है, बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक हो रही हैं। जब बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं तब हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जब क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है। बॉन्ड ब्रेक कब हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, डिसोल्यूशन जब चल रहा है। डिसोल्यूशन मतलब
कि आपने सॉल्ट डाला और सॉल्ट जो है वो टूटता जा रहा है, उसकी बॉन्ड ब्रेक हो रही है, तो वो एनर्जी या हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा या फिर हीट उसको क्या करना पड़ेगा कि हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मैंने क्या लिख दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट एब्जॉर्ब होती है और उल्टा लिख दिया एनर्जी जो है यहाँ पर वो रिलीज़ होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होगी। सो एनर्जी सप्लाई करते हो यानी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, और क्रिस्टलाइजेशन के लिए ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, अगर सिस्टम हमारा कैसा है, एंडोथर्मिक सिस्टम। एंडोथर्मिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ये आपको ठंडा दिखाई दे रहा है, जो आपका बीकर है वो ठंडा दिखाई दे रहा है, यानी बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है। समझ में आ रहा है, बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जब हमें क्रिस्टलाइजेशन मिल रहा है। क्लियर, समझ में आया। मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर जो NaCl है, जो NaCl टूट रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, तो यहाँ ये क्या कर रहा है, ये सिंबल जो होता है हीट का, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का बॉन्ड जब बन रहा है तो यहाँ पर जो हीट रिलीज़ होगी, इसमें क्या होगी, हीट रिलीज़ होगी ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। सो हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में जो हीट यहाँ पर रिलीज़ हुई है वो कम है एज़ कम्पेयर टू हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड्स ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है उस टाइम पर अगर तुम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी increases on increasing temperature in endothermic system। समझ गए किस तरह से, क्योंकि इसको तो सॉल्युबल होने के लिए हीट चाहिए, इट रिक्वायर्स एनर्जी टू गेट डिज़ोल्व। ठीक है, डिसोल्यूशन होने के लिए, डिज़ोल्व होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अब अगर तुमने बाहर से एनर्जी दे दी तो ये फेवरेबल कंडीशन में चला गया, तो अब क्या होगा, ये और ज़्यादा तेज़ी से डिज़ोल्व होना शुरू कर देगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी एंडोथर्मिक सिस्टम में जो एनर्जी है जब आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन एंडोथर्मिक सिस्टम। ठीक है, इसको अच्छी तरह से सुनो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज कर देता है। कभी कभी आगे जाके बहुत कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ था, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर एंडोथर्मिक सिस्टम में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और एक्सोथर्मिक सिस्टम में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हुआ है, एंडोथर्मिक सिस्टम इसलिए था क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, तो ऑलरेडी बाहर से अपनी सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है। सराउंडिंग क्या होगी, जैसे ये मेरा सिस्टम है और सिस्टम के आसपास जितना भी ये सारी जो एयर है, जो पूरा सिस्टम है, पूरा एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ सराउंडिंग। तो ये क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी लेने के लिए या बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्यों, इसलिए ये अभी कैसा है, ठंडा है। ठीक है, तो ये बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने आप को डिसोल्यूशन कंडीशन में लेकर आता रहता है, कौन, सॉल्यूट। ठीक, लेकिन अब क्या किया तुमने, इसके नीचे खुद ही आग लगा दी और इसको किसी बर्नर के ऊपर रख दिया, तो इसकी फेवरेबल कंडीशन हो गई, क्योंकि इसे मेहनत करनी पड़ रही थी बाहर से हीट लेने के लिए। तो फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आई तो क्या हो गया कि जो सॉल्वेंट इसमें प्रेजेंट था वो और तेज़ी से डिज़ोल्व होना शुरू कर देगा। सो दैट इज़ वाई सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। क्लियर हुआ? ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोथर्मिक। अब देखो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक में यही कंडीशन ना उल्टी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है,
ये बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी हायर लेवल पर है देन द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन की एनर्जी कम है, और जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन जब हो रहा है, जब एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है तो बीकर क्या हो जाएगा आपका गर्म। समझ गए? तो यहाँ क्या हो रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी हो रही है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फॉर द डिसोल्यूशन। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक सिस्टम। कोई भी एक्सोथर्मिक सिस्टम में अगर आप टेम्परेचर देने लगते हो जहाँ ऑलरेडी हीट रिलीज़ हो रही है, मतलब वो बोलेगा भाई मैं तो ऑलरेडी हीट रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं खुद ही गर्म हुआ हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मुझे और बीकर पे रख रहे हो, तो वो क्या करेगा, नो मुझे अब और हीट नहीं चाहिए। तो सिस्टम क्या करेगा, अपने आप को रोक लेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल ये क्या करेगा कि ज़बरदस्ती की और हीट ना एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बोलेगा मुझे हीट नहीं चाहिए, प्लीज़ अपनी हीट अपने पास रखिए, और ये क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को रोक देगा ताकि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होने के बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कम हो जाए और हीट रिलीज़ होना बंद हो जाए, क्योंकि आप तो उसको कंटिन्यूसली हीट दे रहे हो तो वो अपने अंदर की हीट को रोक लेगा। समझ गए? तो जैसे ही वो इस काम को रोकेगा तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। ध्यान रखना, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी होगी डिक्रीज। अब इसको मैं शॉर्ट में किस तरह से तुम्हारे लिए लिख दूँ, ये तुमने नोट कर लिया होगा, है ना? तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ओके, ये हो गया मेरा एंडोथर्मिक और ये हो गया मेरा एक्सोथर्मिक, पूरा लिखूँ थर्मिक, और यहाँ हो गया एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब हमने क्या बोला, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है कि टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये तुम्हें ना कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते भी नहीं है, वो मैं आपको बता रही हूँ याद करने के लिए कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज, और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ये किस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे थे जब हमारा सॉलिड कोई सॉलिड कोई सोल्यूट जब सॉल्वेंट में ऐड होता है उस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी हो जाएगी, नेक्स्ट कंडीशन ले लेंगे हम प्रेशर। ठीक है, प्रेशर किस कंडीशन में, जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में ऐड हो रहा है। तो अब देखो जो प्रेशर होता है ना उसका इफ़ेक्ट सॉलिड के ऊपर बहुत ही कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने सॉलिड लिया है, इसके ऊपर मैं प्रेशर डालूंगी तो ये क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है, या कुछ सॉलिड जो है वो बहुत ही कम कंप्रेस हो जाते हैं, हम इसको नेग्लिजिबल ही मान लें। और ये पॉइंट इतना डिस्कस भी नहीं है कि प्रेशर का सॉलिड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन प्रेशर का गैसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब किसी गैस को हम किसी लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर इसका बहुत 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 ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको ऑलरेडी मालूम है, चलो बताओ ज़रा। जब हम किसी गैस को लिक्विड के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, किसी भी गैस को लिक्विड के साथ मिलाओगे तो सॉल्युबिलिटी किस तरह से बढ़ेगी। अब यहाँ एक एग्जाम्पल मैं किसका ले लेती हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, अब मेरे से बॉटल ना ढंग से बनेगी नहीं, किसकी बना दूँ, फैंटा। ओके चलो, ये हमारी हो गई कोल्ड ड्रिंक जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक में क्या है,
है ना। इसमें क्या है, लिक्विड है जो कि हमारा होगा सॉल्वेंट, राइट। इसके अंदर तुमने शुगर ऐड किया हुआ है ना, और इसमें फ्लेवर्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और क्या ऐड किया हुआ है, इसमें गैस ऐड की हुई है, और ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जब ऐड की जाती है, ये बहुत हाई प्रेशर पर हम इसको ऐड करवाते हैं। सो जैसे ही हाई प्रेशर के साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड इस बॉटल में डाल दोगे और उसके बाद इसका कैप बंद कर दोगे और ये हटा लोगे, उसके बाद कैप बंद कर दोगे, तो हाई प्रेशर में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर बनी रहेगी, राइट। सो और जैसे ही तुम इस कैप को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फिस जैसा आपको साउंड सुनाई देता है। उसका मतलब क्या है, जो चीज़ आपने ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके इस बॉटल में भर कर रखी थी, वो प्रेशर रिलीज़ होते ही बाहर निकल गई। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपने प्रेशराइज करके फिल किया था इस कार्बोनेटेड ड्रिंक में, उसमें से प्रेशर रिलीज़ होते ही वो बाहर निकल गई। तो जब तक प्रेशर था तब तक सॉल्युबिलिटी थी, और प्रेशर हटते ही सॉल्युबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ले लेते हैं, जिसको हम ATM बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको समझ में आ रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों इम्पॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए। मतलब फिशेस वगैरह जो हमारे पानी में रहती हैं, वहाँ पर क्या है, ये देखो फ़िश वगैरह क्या होती हैं, फ़िश जो है वो पानी में रहती है। ये बन गई मेरी फ़िश, ठीक है। अब यहाँ है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है, बताओ, जो गैसेस हैं उनको पानी में डिज़ोल्व कर रहा है, अदरवाइज़ गैस पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ना, इनको ये O बना रही हूँ मैं ऑक्सीजन के लिए, और भी गैसेस इसमें रहती हैं पर ज़रूरत किसकी है, ऑक्सीजन की। तो आप ये समझो कि ऑक्सीजन ना बहुत ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व होती नहीं है। जब आपने ये पढ़ा होगा बायो में 10th क्लास में है कि फिशेस को बहुत ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ती है सांस लेने के लिए, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन उतनी डिज़ोल्व होती नहीं है, राइट। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व है, और वो ऑक्सीजन के ज़रिए क्या चल रहा है, हमारा फिशेस जो एक्वेटिक लाइफ है वो सारी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारी जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व हो गई, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन ना मैं टेम्परेचर की भी बता देती हूँ कि टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा कि जो ऊपर वाला जो लेवल होता है ना, वहाँ पर फ़िश कम होती हैं, क्योंकि यहाँ जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। सूरज की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज़ हो जाती है। ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज़ जब करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए ज़्यादातर जो फिशेस हैं वो कहाँ मिलती है हमें, जो बॉटम एरिया होता है, जो एंड वाला एरिया होता है, वहाँ पर एक्वेटिक रीजन में सबसे नीचे वहाँ पर फ़िशेस ज़्यादा मिलती हैं और ऊपर फ़िशेस कम मिलती हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। तो किसी गर्म पानी में, ल्यूकवार्म वाटर में किसी फ़िश को डाल दोगे तो वो बहुत जल्दी मर जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जितनी गैस उसमें डिज़ोल्व थी वो सारी की सारी बाहर निकल गई। अब नॉर्मल सी बात समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स में उथल पुथल हो जाएगी, सब इधर उधर भागने लगेंगे और गैस भी निकल कर बाहर भाग जाएगी, ठीक है। तो फिशेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो बॉटम में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं सरफेस एरिया के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमें एक इम्पॉर्टेंस यहाँ पर पता चल गया, ठीक। दूसरा हमने एग्जांपल कौन सा ले लिया था, कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक जहाँ पे प्रेशराइज करके आप क्या करोगे, किसी भी गैस को डिज़ोल्व करवा रहे हो। अब यहाँ पे किसी भी गैस नहीं है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम डिज़ोल्व करवाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ इस तरह से कंटेनर्स बना देती हूँ, और इसमें क्या करूँगी मैं, यहाँ अलग सेम लेवल पर मैंने लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, ये गैस है, और यहाँ मैंने पिस्टन रख दिया, ठीक है। अब पिस्टन की पोजीशन से देखना,
पिस्टन किस लिए यूज़ किया जाता है? पिस्टन प्रेशर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब पिस्टन की पोजीशन देखो कि नंबर 1 इसमें पिस्टन कहाँ है? एक अपर लेवल के ऊपर है। दूसरे में मैंने पिस्टन जो रखा है वो थोड़ा और प्रेशर बढ़ाते हुए रखा है। तो ये क्या हो रहा है, अब मैं डिफरेंट कलर से बनाती हूँ, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज़ किया सो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए हैं? पानी के अंदर चले गए। ये किस हिसाब से हुआ? प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से। अब मैंने यहाँ और प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के वो क्या हो गए? पानी में डिज़ोल्व हो गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं 1, 2 और 3 में, जहाँ पे यहाँ हाईएस्ट प्रेशर जो आप देख रहे हो, तो सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी कहाँ है? 3rd में, देन 2nd, देन 1st। तो इससे हमें क्या समझ में आया? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस, है ना। प्रेशर अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो सॉलिबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। आप फटाफट इसको नोट करो जब तक मैं चेक करती हूँ कैमरा। उसके बाद हम इसी से रिलेटेड हमारे आज के टॉपिक, आज का जो लेक्चर चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ हेनरीज कांस्टेंट, जो जिसकी डेफिनेशन उन्होंने दी थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि प्रेशर अप्लाई करने पर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज़ होती है। सो इसको फटाफट नोट कर लेना आप, या बना लेना, समझ लेना। ओके, सो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रिज्यूम करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब हमारे पास टॉपिक आ गया है हेनरीज कांस्टेंट, और हेनरीज कांस्टेंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी काफ़ी आते हैं जहाँ पे आपको सॉलिबिलिटी के बारे में बताना होता है, राइट। सो हम क्या पढ़ेंगे? हेनरीज कांस्टेंट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबाव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और द सोल्यूशन। ये सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि जितना प्रेशर होगा उस प्रेशर के हिसाब से सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। जैसे जैसे प्रेशर कम होता चला जाता है तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि सॉलिबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस and partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gases। मोल फ्रैक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जिसको जाके आप फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस। सो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट निकाले, हेनरीज कांस्टेंट कहाँ पर आएगा? हेनरीज का ये फार्मूला आ गया हमारा, हेनरीज कांस्टेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो जब प्रोपोर्शनल कोई चीज़ होती है तो उसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब आप हटाओगे तो वहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो, जो पार्शियल प्रेशर है इसको हम लिखते हैं स्मॉल p से, और स्मॉल p पार्शियल सॉलिबिलिटी पार्शियल प्रेशर के बराबर, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बराबर, तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, ठीक है। x भी बोल सकते हो, नहीं समझ में आता काई बोलते हैं, नहीं समझ में आता x बोल दो, उसमें क्या जाता है। लेकिन मैं जब बच्चों को बताती हूँ तो मैं बोलती हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, राइट, ताकि आपको याद रहे, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक। आपके बुक में इस तरह से जी नहीं लिखा होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है इसको हटाएंगे, P इज़ इक्वल टू KH, ये हो गया आपका हेनरीज कांस्टेंट, मल्टीप्लाई, अब मैं यहाँ डॉट लिख देती हूँ क्योंकि ये सेम ही लगेगा, काई
से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो KH जो होता है दिस इज़ नॉन एज हेनरीज कांस्टेंट। और ध्यान रहे कि हेनरीज कांस्टेंट हर गैस के लिए अलग होता है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं है। जैसे फैराडेज कांस्टेंट 96500 आप ले लेते हो या एवोगैड्रोस कांस्टेंट ले लेते हैं हम, वो सभी में एक ही चलता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, अलग अलग गैसेस के लिए ये जो KH की वैल्यू होती है ये अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि जब आप KH की वैल्यू निकालते हो ना, तो यहाँ क्या पता चलता है, P जो हो जाती है P नहीं, KH इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो रहा है, देखो यहाँ सॉल्युबिलिटी के बराबर। पहले मैं चेक कर लूँ कि ये नीचे जो लिखा है मैंने वो दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखो क्या हुआ कि जब मैंने क्या लिखा कि मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल हो रहा है पार्शियल प्रेशर के, और पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है, सॉल्युबिलिटी के बराबर। यानी काई अगर हम ले लें तो हम क्या कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि दिस इज सॉल्युबिलिटी, राइट। और यहाँ क्या देख रहे हो कि जो KH की वैल्यू हो रही है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या बन रहा है 1/काई, राइट। अगर हम इसको 1 कंसीडर कर लें तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। तो जब भी कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट की वैल्यू, अगर KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। If the value of KH increases then solubility decreases। So ये कहता है हमारा हेनरीज कांस्टेंट। इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं जहाँ पर आपको क्या करेंगे कि बहुत सारी गैसेस रहेंगी और उन सब के KH की वैल्यू दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनको सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी सेट कीजिए। क्या करना है, बहुत आसान, KH की वैल्यू देख लो, जिस KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा वहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम, और जहाँ KH की वैल्यू कम वहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड विद हेनरीज लॉ एंड ऑल्सो रिलेटेड विद सम मोलारिटी एंड मोलालिटी। जो पुराने आपके लेक्चर्स थे उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अगले लेक्चर में, और सबसे ज़्यादा हम एम्फेसिस जो देंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जिसको मिलने वाली है दैट इज़ हेनरीज कांस्टेंट और हेनरीज लॉ, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। आई होप आपका आज का जो लेक्चर है आपको वो समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेरीज वगैरह जो भी हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।